हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। विषय मोनी, राहुल, राम, राकेश, दीपांजलि, गौरव, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, राखी, पलक, आकांक्षा, विनय, दीपांजलि, दीपाक्षी, संजीत, आकाश, राहुल, मोनी, अंकित, आदित्य, देवेंद्र। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले तो बताओ बेटा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है ऑडियो वीडियो में? दोनों चीजें एकदम परफेक्ट हैं? राधे राधे भैया, जय सिया राम। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर, और अगर मैं बात करूं डाइस चैप्टर की, तो आज डाइस चैप्टर का लास्ट डे है ना? आज है भैया डाइस चैप्टर का लास्ट डे। डाइस चैप्टर में हम सारी चीजें निपटा चुके हैं। ठीक है, हमने वन फिगर क्वेश्चन कर लिया, हमने टू फिगर क्वेश्चन कर लिया, मोर देन टू फिगर क्वेश्चन कर लिया, ओपन फिगर क्वेश्चन कर लिया, और हमने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं किया है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को आज हम करेंगे, ठीक है? अच्छा, जब हम डाइस की क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की सिर्फ तीन ट्रिक है। नो कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक। क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की तीन ट्रिक है, नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करते हैं? हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई है। सिंस टू अपोजिट surfaces can never be seen together and also can never be hidden together। अच्छा, हमने एक स्पेशल वन कॉमन ट्रिक पढ़ी थी। स्पेशल वन कॉमन ट्रिक क्या है? स्पेशल वन कॉमन ट्रिक ये है, स्पेशल वन कॉमन ट्रिक ये है कि जब नो कॉमन वाला क्वेश्चन हो और इसमें हम एक सरफेस दूसरी सरफेस के अगेंस्ट कर दें, तो वहां पर हम स्पेशल वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद हमने ओपन फिगर को पढ़ा। ओपन फिगर को सॉल्व करने के कितने मेथड है सर? ओपन फिगर को सॉल्व करने के दो मेथड है ना? ऑल्टरनेट मेथड और जी मेथड। ओपन फिगर को सॉल्व करने के दो मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड और जी मेथड, है ना? अच्छा, ओपन फिगर के क्वेश्चंस भी ऐसे ही एलिमिनेट होंगे ऑप्शंस। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। अच्छा, लेकिन ओपन फिगर में मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए एक रोटेशन मेथड की ट्रिक सिखाई थी, और उस रोटेशन मेथड से हम कुछ ऑप्शन एलिमिनेट भी कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27-28 बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखोगे तो कर लोगे आप। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, है ना, इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बना भी लिए होंगे, और एक अल्टीमेट लेवल का मजा आया होगा डाइस चैप्टर पढ़ने में आपको। फिलहाल आज डाइस चैप्टर का लास्ट डे है। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये सारे केसेस आपको बताए थे, फिर मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए थे। तब आप लोगों को पता है क्या करना है? सबसे पहले तो ये जो क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए ना, हाँ, रुक जा भाई, रुक जा। सबसे पहले तो जब मैंने क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए, आप सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस का रिवीजन करना। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, तो आप क्या करोगे? पहले तो ये 24 क्वेश्चन का रिवीजन करना, ये जो 24 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। जब आप ये 24 क्वेश्चन का रिवीजन कर लो, फिर मैं आपके नोट सेक्शन में ये क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 24 क्वेश्चन नहीं होंगे, ये सारे क्वेश्चन होंगे बेटा। फिर उसके बाद आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर उनके बाद इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और जब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ना पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट दूंगा, फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वो दूंगा, क्या कहते हैं, पीवाईक्यू के अलावा नॉर्मल प्रैक्टिस सेट दूंगा। अगर आप और क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो नॉर्मल प्रैक्टिस सेट से लगा लेना। फिर मैं एप्लीकेशन पे एक टेस्ट अपलोड करूंगा डाइस का 50 क्वेश्चन का, आप वो 50 क्वेश्चन का या 30 क्वेश्चन का टेस्ट दे देना, और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा विद सोल्यूशन। तो ये सारी चीजें कब करनी है आपको? जब आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें ये सारी चीजें करनी है, अभी बीच में स्टार्ट नहीं करनी है। ठीक है, चलिए साहब, तो अब हम लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में डाइस की कोई भी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है? ना तो डाइस की क्यूबिक फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, ना ही डाइस की ओपन फिगर आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं डाइस के, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, भाषा पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर ना तो कोई क्यूबिक फॉर्म है, ना ही ये कोई ओपन फिगर है। अच्छा, जिन बच्चों का आज पहला दिन है, जो बच्चे आज पहली बार डाइस चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो आज पहली बार लाइव आए हैं इस चैप्टर को पढ़ने, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनम्र निवेदन है मेरा, कि भैया आज का लेक्चर ना देखें। आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है
जो पुराने डाइस के लेक्चर्स को अटेंड कर चुके हैं। तो सबसे पहले बेटा जो भी कुछ मैंने डाइस में पढ़ाया है पहले पहले लेक्चर से लेके आज के लेक्चर तक, पहले वो सारे लेक्चर्स आप अटेंड करो, देन आफ्टर आज का लेक्चर अटेंड करना। ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है कि आप लोग किसी भी टॉपिक को ना बीच में से पढ़ना शुरू करते हो, है ना। क्योंकि इरिटेटिंग इसलिए है क्योंकि उसका कोई आउटपुट नहीं है बेटा, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। भले ही आप पहले से कितना भी जानते हो, आपको लग रहा है सर मैंने तो डाइस पहले से पढ़ रखा है, तो बस मैंने तो इसलिए आपके शुरू के 2-4 लेक्चर नहीं देखे, मुझे तो फाइनल लेक्चर दिखाओ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आपने पहले से चाहे कितना भी डेप्थ चैप्टर पढ़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर टीचर की स्टाइल बेटा पढ़ाने की डिफरेंट होती है। तो मेरी पढ़ाने की जो स्टाइल है वो एकदम डिफरेंट स्टाइल है। जब आप पहला लेक्चर देखोगे तब आप खुद ही समझ जाओगे। इसीलिए कभी भी किसी लेक्चर को बीच में से मत पढ़ना, पहले दिन से स्टार्ट करना पढ़ना। क्योंकि पहला दिन, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अगर हम प्रॉपर, अगर बेटा आपको आपको सीधा हम नर्सरी में एडमिशन ना दिला के अगर सीधा आपको छठी कक्षा में एडमिशन दिलाते आपका, तो कैसा होता आपके साथ है। भाई हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। पहले हम एलकेजी, यूकेजी, है ना, नर्सरी, पहली क्लास, दूसरी क्लास, सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं ना। तो यही पढ़ने का असली तरीका होता है किसी भी चैप्टर को, कि आप पहले पहला लेक्चर देखो उस चैप्टर का। देखो चैप्टर कोई भी पहले तैयार करो, ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले, सबसे पहले उसका पहला लेक्चर देखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर जो भी जितने भी लेक्चर है सीक्वेंस में देखो। जमीन पर 4 पासे फेंके जाते हैं, जमीन पर, है ना, जमीन पर 4 पासे फेंके जाते हैं। इन 4 पासाओं के बेटा, ये जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये कॉमन सेंस पर आधारित है। ये हमारा जो कॉमन सेंस है ना, उस कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस है। आपको कुछ नहीं करना, जो डाइस की, क्यूबिक की जो बेसिक जानकारी आपके पास है ना, उसी बेसिक जानकारी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। जैसे क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की 3 ट्रिक थी, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, है ना। ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ट्रिक थी, अल्टरनेट मेथड और जी मेथड। लेकिन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रश्न हमारे कॉमन सेंस पर आधारित हैं। ठीक है, यहाँ कोई स्पेशल ट्रिक नहीं, कॉमन सेंस यूज करोगे, जितनी भी बेसिक जानकारी आपको मिली है डाइस की, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जमीन पर 4, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये सामान्य नहीं है ना, ये सामान्य नहीं है, ये मानक पासे है। जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। 4 यूजुअल डाइस, यूजुअल को भी हिंदी में ना स्टैंड मानक पासा बोलते हैं। बेसिकली यूजुअल का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड ही है, यूजुअल का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड ही है। जमीन पे 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। 4 स्टैंडर्ड डाइस आर थ्रोन ऑन द ग्राउंड। द टोटल ऑफ नंबर ऑन द टॉप फेसेस ऑफ दीज 4 डाइसेस इज 13। इन 4 पासाओं के, देखो 4 पासे मैंने जमीन पर फेंके, पहला पासा मैंने जमीन पर फेंका, दूसरा पासा मैंने जमीन पर फेंका, तीसरा पासा मैंने जमीन पर फेंका, और चौथा पासा भी मैंने जमीन पर फेंक दिया। ये 4 पासे मैंने जमीन पर फेंक दिए साहब, जमीन पर फेंक दिए 4 पासे। ये पहला पासा है, ये दूसरा है। जमीन पर 4 पासे मैंने फेंक दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत बढ़िया, 4 पासे हमने जमीन पर फेंक दिए। अब क्या कह रहा है, जमीन पर 4 पासे फेंके जाते हैं, हमने 4 पासे जमीन पर फेंक दिए, बहुत बढ़िया। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर, इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर, ये इन 4 पासाओं की ऊपरी सतह है। कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है, 13। मतलब इनका अगर मैं जोड़ करूं तो ये जोड़ के सब 13 बनेगा। क्यों बनेगा 13? ऊपरी सतहों ने क्रमशः 4, 3, 1, 5 दिखाए हैं। मतलब ऊपरी सतह पे क्रमशः 4, 3, 1, 5 है, तभी तो ये कुल योग जो बनेगा वो 13 बनेगा। चाहो तो आप जोड़ कर देखो 13 है कि नहीं है। सर 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, बन गया 13। तो ऊपरी सतह पर कुल योग कितना है, 13 है, क्योंकि ऊपरी सतह पे क्रमशः 4, 3, 1, 5 है। अच्छा ये बताओ, इस पासे की अगर ऊपरी सतह पे 4 है तो निचली सतह पे क्या होगा? जो मानक पासा होते हैं उसमें हर 2 अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। बेटा मानक पासा में 1 के पीछे 6 होता है, 6 के पीछे 1, 2 के पीछे 5 होता है, 5 के पीछे 2, और 3 के पीछे 4 होता है, 4 के पीछे 3। तो मानक पासा वो पासे होते हैं जिसमें 1 के पीछे 6, 6 के पीछे 1, 2 के पीछे 5, 5 के पीछे 2, 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 3 होता है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, यही मानक पासा होते हैं।
तो अगर 4 सबसे ऊपर है तो 4 के पीछे 3 होगा, 3 के पीछे 4 होगा। बहुत बढ़िया। अगर 2 हमारे सामने है, अगर 2 हमारे सामने है तो 2 के पीछे, सॉरी 2 की तो जिक्र ही नहीं हो रही, सिर्फ हम ऊपरी और निचली सतह की बात करेंगे। 4 ऊपर है तो डेफिनेटली 3 नीचे होगा। अच्छा, अगर 3 ऊपर है तो नीचे क्या होगा सर? नीचे 4 होगा, क्योंकि हर दो विपरीत सतह होगा जो कितना होगा? 7 होगा। अगर ऊपर 1 है तो नीचे कितना होगा? अगर ऊपर 1 है तो नीचे 6 होगा। अगर ऊपर 5 है तो नीचे कितना होगा? अगर ऊपर 5 है तो नीचे 2 होगा। ऊपर 5 है तो भाई साहब नीचे 2 होगा। तो जमीन को छूने वाले, तो जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या है? जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या है? बाबू इनका योग क्या है? जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या है? इनका योग बताओ कितना है? 3 और 4 7 और 6 13, 13 और 2 15। अब आप सोच रहे होगे सर इस क्वेश्चन, अगर ये जनरल डाइस होता तो इस क्वेश्चन का आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर ये साधारण पासा होता तो हम निर्धारित कैसे करते कि नीचे क्या है? फिर तो हम निर्धारित नहीं कर सकते थे, फिर आता आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब आप सोच रहे होगे सर आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करोगे? क्योंकि डाइस में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो विदाउट पेन एंड पेपर किए हैं। हमने कहीं भी पेन का इस्तेमाल नहीं किया, ना के बराबर पेन यूज किया है। तो ये भी क्वेश्चन हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर आप जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी एक लाइन है, ये तो टैग लाइन है हमारी भैया, ये तो हमारा ट्रेडमार्क है ना? रीजनिंग विद पीयूष वार्स विदाउट पेन एंड पेपर। देखो विदाउट पेन एंड पेपर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताओ। दोनों विपरीत सतहों का योग कितना है? 7 है। दोनों विपरीत सतहों का योग कितना है? 7। दोनों विपरीत सतहों का योग 7, दोनों विपरीत सतहों का योग 7। टोटल योग कितना हो गया बेटा? ऊपर और निचली सतहों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल योग हो गया 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28। टोटल योग बेटा 28 है मेरा। ऊपरी और निचली सतहों का 4 पासों में टोटल जो सम है वो 28 है। अच्छा, ऊपरी सतहों का जो योग निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 13। तो 28 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो सीधा सीधा निचली सतहों का योग निकल कर आ जाएगा। तो ये मेथड है जहां हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। तो 28 में से अगर मैं 13 घटा दूं तो आंसर हमारा कितना बनेगा? 15 बनेगा। 28 में से अगर मैं 13 घटा दूं तो आंसर कितना बनेगा? 15 बनेगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, कैन नॉट बी डिटरमाइन और नन ऑप्शन में फर्क ये है, नन का मतलब है जब दोनों निष्कर्ष गलत हो या फिर आंसर 0 हो। कैन नॉट बी डिटरमाइन तब ऑप्शन चूज करते हैं जब हमें आंसर ही नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम मतलब उत्तर ही नहीं निकाल पा रहे प्रश्न का, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। या फिर जब आंकड़े अधूरे हैं, मान लो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, तो जब क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो भी कैन नॉट बी डिटरमाइन, जिसको बोलते हैं डाटा इनसफिशियंट। इसकी जगह हम ये भी ऑप्शंस रख सकते हैं, डेटा इनएडिक्वेट, डेटा इनएडिक्वेट या डेटा इनसफिशियंट। डेटा इनएडिक्वेट या फिर डेटा इनसफिशियंट, डेटा इनसफिशियंट, है ना? डेटा इनसफिशियंट, डेटा इनएडिक्वेट या डेटा इनसफिशियंट। आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ये भी हम यूज कर सकते हैं। सर मैंने बीओडी से पढ़ा है, डाउट नहीं होते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। ऐसी रीजनिंग आज तक कभी नहीं पढ़ी थी सर, आपके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि जो सुना है वो भी बहुत कम है, क्योंकि आप तो उससे भी कहीं ऊपर हो। चलिए साहब, अच्छा इस क्वेश्चन में कहीं भी डाइस की हमें कोई क्यूबिक फॉर्म दिखाई दे रही है? सर इस क्वेश्चन में डाइस की कोई भी क्यूबिक फॉर्म हमें दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, यहां पर आपको ओपन फिगर दिखाई दे रहा है? सर ओपन फिगर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये भाषा पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है? ये भाषा पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखी है बेटा, उस लैंग्वेज के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या लैंग्वेज है, ये क्या कहना चाहती है हमसे, और कॉमन सेंस, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस यूज करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। बेटा जो बच्चे प्रथम बैच को परचेस करते हैं, उन बच्चों को जब बैच परचेस करते हैं ना प्रथम, है ना, उस बच्चों को जो वीओडी मिलती है वो 2-4 दिन के बाद मिलती है।
2-4 दिन के बाद। हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को बड़े ही बेसिक मेथड से। यदि एक संख्या 2, 4 और 6 के समीप है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेटा, सत्य का मतलब पता है क्या है? जो 100% ट्रू है ना, डेफिनेटली ट्रू। इसको बोलते हैं नेसेसरली ट्रू। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो डेफिनेट है, जो 100% ट्रू है? पॉसिबिलिटी नहीं बतानी, 100% बताना है। यदि एक संख्या 2, 4, 6 के समीप है। अच्छा, आप ये बता सकते हो विच नंबर इज अपोजिट टू 1? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो एक के विपरीत क्या है? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। क्या एक के विपरीत 2 है? सर 2, 4, 6 तो बेटा एक के समीप है। एक के विपरीत ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है। एक के विपरीत या तो 3 हो सकता है या 5, है ना। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। अपोजिट टू 1 इज ईदर 3 और 5। अपोजिट टू 1 इज ईदर 3 और 5, या तो 3 है या 5 है, बट नॉट श्योर कि एग्जैक्टली 3 और 5 में से क्या है। अच्छा ये बताओ, 2 इज अपोजिट टू 6। क्या आप कंफर्म कह सकते हो कि 2 6 के विपरीत है? ये बात आप कंफर्म कैसे कह सकते हो कि भैया 2 6 के विपरीत है? भाई एक के निकट 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। मतलब डाइस में जो एक है उसके निकट 2, 4, 6 है। जैसे मान लो एक डाइस है, ये डाइस है। अब इस डाइस में यहाँ पर एक है, तो जो 2, 4, 6 है वो एक के निकट है। मतलब 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, और मान लो 6 बेटा नीचे भी हो सकती है और 6 साइड में भी हो सकता है। अगर मान लो 2 और 4 यहाँ पर है, अगर 2 और 4 यहाँ पर है, तो जो 6 है वो 2 के भी विपरीत हो सकता है, और जो 6 है वो 4 के भी विपरीत हो सकता है। भाई 2, 4, 6 ये भी एक के समीप है, और 2, 4, 6 ये भी एक के समीप है। तो कहने का मतलब है अगर 2 और 4 यहाँ पर है तो 6 की पोजीशन कंफर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो 6 है वो 2 के विपरीत है कि नहीं है, ये बात पक्की तरह से नहीं बोल सकते, आप श्योर नहीं है। हाँ, संभावना जरूर है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है कि 2 और 6 विपरीत हो सकते हैं। लेकिन 2 और 6 एक दूसरे के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि 6 4 के भी विपरीत जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये 100% ट्रू नहीं है। कुछ बच्चों को लग रहा है ये बात बिल्कुल सच है कि 2 6 के विपरीत है, लेकिन ये तो श्योर नहीं है ना, ये तो 100% नहीं है कि 2 6 के विपरीत है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, 1 इज एडजेसेंट टू 3, एक 3 के समीप है। देखो, अगर मान लो एक के विपरीत 5 है, अगर एक के विपरीत 5 है तो डेफिनेटली एक और 3 एक दूसरे के निकट होंगे। लेकिन अगर एक 3 के विपरीत है तो फिर एक और 5 एक दूसरे के निकट होंगे। इसका मतलब है एक 3 के समीप है भी है कि नहीं है, ये भी बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि एक 3 के विपरीत भी हो सकता है। ये भी क्या है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक संभावना है। ये भी एक संभावना है कि एक और 3 समीप है। ये भी एक संभावना है कि एक और 3 समीप है। कुछ बच्चे ऑप्शन बी कह रहे थे, है ना। कुछ बच्चे ऑप्शन बी कह रहे थे, है ना। तो समझ लो बी और ए दोनों पॉसिबिलिटी है। अच्छा, 3 5 के विपरीत है। क्या किसी भी हालत में 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत जा सकते हैं? सर किसी भी सिचुएशन में 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। पूछो क्यों? अगर एक के विपरीत 3 है, अगर एक के विपरीत 3 है तो बेटा 5 जो है वो 3 के समीप होगा। और गलती से अगर एक के विपरीत, अगर एक के विपरीत 5 है तो इसका मतलब 3 इन बीच की चारों सरफेस में से कहीं होगा। यानी कि 3 और 5 तो हमेशा एक दूसरे के निकट रहेंगे, ये आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते दोनों पॉसिबिलिटीज में। अगर एक के विपरीत 3 है तो भी 3 और 5 निकट रहेंगे, अगर एक के विपरीत 5 है तो भी 5 और 3 निकट रहेंगे। कहने का मतलब है जो एक दूसरे की विपरीत सतह नहीं होती है डाइस में, जो कभी भी एक दूसरे की विपरीत नहीं हो सकती, वो हमेशा एक दूसरे के निकट होंगी। और दिल को बड़ा सुकून मिला है क्योंकि 90% बच्चों ने ऑप्शन सी चूज किया था।
तीन और पांच हमेशा एक दूसरे के समीप रहेंगे हर कीमत पर, लेकिन तीन और पांच कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जाएंगे। ये बात फॉल्स है। फॉल्स का मतलब ये 100% फॉल्स है, ये डेफिनेट फॉल्स है। ये दोनों बातें संभावना है, ये 100% फॉल्स है और ये 100% ट्रू है। अब आप समझ गए होंगे क्या संभावना है, क्या डेफिनेट है और क्या डेफिनेट फॉल्स है। तीन और पांच तो हमेशा एक दूसरे के निकट रहेंगे हर कीमत पर। जो नंबर से एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं वही तो नंबर एक दूसरे के निकट होते हैं। और 90% बच्चों ने ऑप्शन सी ही चूज किया था। अच्छा लगा ये देखकर। वेल डन, गुड जॉब। तो बेसिकली हमें ना अपोजिट क्वेश्चन नंबर 52 बेटा फिर से रिपीट होगा क्वेश्चन नंबर 53 में। 52 और 53 दोनों सेम क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस बेटा 90 नंबर का पेपर होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। और पता हो अभी रेलवे के पेपर हुए हैं, जैसे रेलवे की आंसर की आई है, आरपीएफ वगैरह की, सीएचएसएल की आंसर की आई थी, रिजल्ट आया था, सीजीएल का रिजल्ट आया था। सीएचएसएल में प्रीलिम्स होता है और फिर मेंस होता है, ठीक है, फिर मेंस होता है। 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। रेलवे में जो आरपीएस का आया था 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। सीजीएल में भी 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन होते हैं। ये 25 जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर के क्वेश्चन है ना। 50 नंबर का पेपर होता है प्रीलिम्स का और 90 नंबर का पेपर होता है मेंस का। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। आपको यकीन नहीं आएगा, अभी तक मतलब जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेके हमारे पास आए हैं, मोर देन 80%, मोर देन 80% वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स में रीजनिंग में 50 में से 50 का स्कोर किया है। 50 मार्क्स है, 50 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50। और मेंस में बेटा रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90 लेकर आ रहा है। मतलब 80% वो बालक आए हैं सिलेक्शन लेने के बाद जो प्रीलिम्स में बेटा 50 में से 50, मेंस में 90 में से 90। पहले हम सोचते थे कि 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, अगर तुम 20 प्लस क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन सुनिश्चित है। लेकिन अब 20 प्लस तो छोड़ो, बच्चे बेटा 25 में से 25 सही करके आ रहे हैं, 30 में से 30 सही करके आ रहे हैं और कह रहे हैं सर 25 क्वेश्चन मुश्किल से 10 मिनट में सही हो रहे हैं, 30 क्वेश्चन मुश्किल से 12 से 13 14 मिनट में सही हो रहे हैं। इतनी स्पीड हो गई है सर। और कुछ भी आप बच्चों का इंटरव्यू देखते होगे, है ना, हम पोस्ट डालते रहते हैं सेलेक्टेड बच्चों के साथ, तो वो बताते हैं और बताते भी होंगे आपको कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं आता, सब कुछ एज इट इज। सबसे ज्यादा जो मेन हमारे लिए होती है ना, मैं हर आपको बार बार बताता हूँ, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं क्लास क्वेश्चंस। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें क्लास क्वेश्चंस को देनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। सेकंड प्रायोरिटी हमें पीवाईक्यूज को देनी चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी हमारे प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी जो हम टेस्ट दे रहे हैं। फिर फिफ्थ प्रायोरिटी हो गया, है ना। 5वें नंबर पे जो हमें करनी चाहिए चीजें वो मॉक लगाने चाहिए। ये लास्ट में लगाते हैं, लास्ट में, ये सबसे लास्ट में लगाते हैं, है ना, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्लास क्वेश्चंस ही करने चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लास क्वेश्चंस के बाद पीवाईक्यूज कर लो, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप प्रैक्टिस लगा दो और ये टेस्ट के क्वेश्चंस लगा लो। और फिर लास्ट में तो ये मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं जब आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है। मतलब अगर आपके पास कम समय है, अगर आपके पास बहुत कम समय है तो बस आप ये दो चीजें करो स्टार्टिंग में और लास्ट में ये करो। अगर आपके पास समय ज्यादा है तब आप ये सारी चीजें करो। समझ रहे हो? इस तरीके से पढ़ो, तब आप बेहतर पढ़ पाओगे। यस। यदि एक 5 के विपरीत है और दो 3 के विपरीत है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक 5 के विपरीत है। इफ वन इज अपोजिट टू 5, इफ वन इज अपोजिट टू 5 एंड 5 इज अपोजिट टू 1। दो 3 के विपरीत है ना। 2 is opposite to 3 and 3 is opposite to 2. 1 is opposite to 5, 5 is opposite to 1, 2 is opposite to 3, 3 is opposite to 2। अच्छा तो 4 के अपोजिट क्या होगा? सर 4 के पीछे 6 होगा, 6 के पीछे 4 होगा। ये बात कंफर्म है।
यदि एक 5 के विपरीत है, 5 1 के, 2 3 के, 3 2 के, 4 6 के, 6 4 के, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताओ। विच ऑप्शन इज डेफिनेट। कौन सा। करंट अफेयर की क्लास क्यों नहीं हो रही है बताएंगे। हाँ, फिर से बता तो रहे हैं बाबू। देखो पिछला वाला क्वेश्चन क्या था कि अगर एक के निकट 2 4 6 है तो एक के विपरीत क्या है, 3 और 5। तो अगर एक के विपरीत 3 और 5 है तो 3 5 में से पक्का कोई एक नंबर एक के विपरीत होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं जा सकते। अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते तो दोनों एक दूसरे के निकट होंगे। 3 और 5 100% एक दूसरे के निकट होंगे। बाकी जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सब संभावना है, पॉसिबिलिटी है। बाकी हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि 3 और 5 एक दूसरे के हमेशा निकट होंगे और ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, क्योंकि इनमें से एक नंबर एक के विपरीत है। क्योंकि इनमें से एक नंबर एक के विपरीत है। यदि एक 5 के विपरीत है, यदि एक 5 के विपरीत है ना, 2 3 के विपरीत है, और तो 4 के विपरीत 6 होगा। अब आप ये बताओ, देखो, अच्छा ये बताओ 4 के निकट कौन कौन सी सरफेस है। 4 के निकट कौन कौन सी सरफेस है आप लोगों को पता है। डाइस में अपोजिट सरफेस को छोड़कर बाकी जितनी भी सरफेस बचती हैं वो सब उसके निकट होती हैं। जैसे कि अगर 4 के विपरीत 6 है, अगर 4 के विपरीत 6 है तो बाकी के जितने भी नंबर है ना, 1 2 3 5, ये 1 2 3 5 बीच में आएंगे। तो एक विपरीत सतह होती है डाइस में, है ना, विपरीत को छोड़कर बाकी सारी निकट होती हैं। यानी कि 1 5 2 3, 1 2 3 5, ये सारी की सारी ना, ये सारी की सारी 4 की निकट है। और 6 के भी निकट बेटा, अपोजिट सरफेस को छोड़ दो। अपोजिट को छोड़कर बाकी जितनी भी सरफेस बची वो सब किसके निकट होंगी, वो सब 6 के निकट होंगी। भाई 1 2 3 5 बीच में होंगी ना, वो सब 6 के निकट है। ये भी 6 से जुड़ा है, ये भी 6 से जुड़ा है, नीचे वाली भी और साइड वाली भी। डाइस में एक विपरीत सतह होती है, डाइस में एक होती है विपरीत सतह, डाइस में एक होती है विपरीत सतह, और 4 होती है हमारी, एक होती है विपरीत सतह और 4 होती है हमारी निकट सतह। 4 होती है हमारी निकट सतह, एक होती है अपोजिट सरफेस, और 4 होती है हमारी एडजेसेंट सरफेस। 4 होती है हमारी एडजेसेंट सरफेस। तो बेटा 4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6। बेटा 4 बेटा 3 के तो निकट है, ये बात 100% ट्रू है कि 4 जो है 3 के निकट है। लेकिन 4 6 के निकट है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4 और 6 तो विपरीत है। तो ये पूरा वाक्य सही नहीं है। 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6, 2 4 और 6 के निकट है। बेटा 2 4 के निकट है, ये बात 100% ट्रू है। लेकिन 2 6 के निकट है, ये भी बात 100% ट्रू है। बेटा जो दो नंबर है ना, वो 4 के भी निकट है और 6 के भी निकट है, क्योंकि 3 को छोड़कर दो सारे नंबर्स के निकट होगा। 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6, 4 इज एडजेसेंट टू 5, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन 4 इज एडजेसेंट टू 6, ये गलत है। 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4, 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4, 6 इज एडजेसेंट टू 3, ये बात 100% ट्रू है। 6 इज एडजेसेंट टू 3, लेकिन 6 इज एडजेसेंट टू 4, ये बात गलत है। 6 इज एडजेसेंट टू 4, ये बात गलत है। समझ रहे हो। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पूरा सही है, ऑप्शन बी। और बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, बेहतरीन जॉब। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। एनालॉजी नहीं होती है, क्या करूं बहुत। अरे यार प्रैक्टिस करो भैया, पहले तो आप वीओडी से क्लास देख लो। अगर आप एनालॉजी को पढ़ना चाहते हो, पहले आप आराम से पहला लेक्चर देखो, फिर दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो, और फिर प्रैक्टिस करो बेटा। और अपने मन में ये धारण करो कि वो मुझसे नहीं होती है। और खैर तुम्हारा मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तुम्हारा नाम भी देख रहा हूँ, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि डेली बेसिस पे तुम्हारा एक फालतू कमेंट जरूर आता है। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि एक ऐसा कमेंट होगा जिसका कोई काम धाम नहीं होगा, और तुम डेली करते हो जानबूझ के कि सर मेरा कमेंट रीड कर ले बस। पढ़ाई पढ़ाई से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, हैं? अरे मेरे भाई पढ़ लो। तुम जब इतने कमेंट्स करते हो तो मुझे शक होता है कि जब मैं तुम्हें समझा रहा होता हूँ तो तुम क्या समझ रहे होते हो, हैं? क्यों भाई। और फिर बोलते हो सर प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम, क्योंकि उस समय तो तुम कमेंट्स कर रहे होते हो जब मैं समझा रहा होता हूँ। शांति से समझा करो, कमेंट्स पे ध्यान मत लगाया करो। मेरी सिस्टर को ये सब पोस्ट मिली है, आपसे पढ़ी थी।
कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ। बोल देना उनको, बधाई दे देना। हाँ जी। दो तीन के विपरीत है। यदि दो तीन के विपरीत है, भैया दो किसके विपरीत है? दो विपरीत है तीन के। इफ टू इज इफ टू इज इफ टू इज इफ टू इज अपोजिट टू थ्री। अच्छा, अगर दो तीन के विपरीत है, तीन दो के विपरीत है, तो डेफिनेटली दो जो है चार और छह के तो समीप होगा ही। तो इस बात को तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी कि दो के समीप कौन कौन है। क्योंकि अगर दो तीन के विपरीत है, दो अगर तीन के विपरीत है, तो तीन को छोड़कर जितने भी नंबर बचे चाहे वो चार छह हो, चाहे वो एक पांच हो, बेटा एक दो तीन चार पाँच छः, दो के समीप ये सारे होंगे। अगर दो तीन के विपरीत है तो दो के समीप तीन को छोड़कर सारे नंबर होंगे। अच्छा, तीन के समीप भी दो को छोड़कर यही सारे नंबर होंगे। तीन के समीप भी दो को छोड़कर, डाइस में अपोजिट सरफेस को छोड़कर बाकी जितनी भी सरफेस होती हैं वो उनके एडजेसेंट सरफेस होती हैं। वन इज अपोजिट टू फाइव, एक पांच के विपरीत है, ये सिर्फ एक संभावना है, पॉसिबिलिटी, डेफिनेट नहीं कह सकते। फोर इज अपोजिट टू सिक्स, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, संभावना, डेफिनेट नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपोजिट भी हो सकते हैं, एडजेसेंट भी हो सकते हैं। ये सिर्फ संभावनाएं हैं बेटा, 100% ट्रू नहीं है। ये सिर्फ संभावनाएं हैं, संभावना। ये सिर्फ संभावनाएं हैं, जरूरी नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर दो के विपरीत तीन है, अगर दो के विपरीत तीन है, तो बेटा दो के विपरीत अगर तीन है, अगर दो के विपरीत तीन है, तो चार और छह या फिर एक और पांच एक दूसरे के जैसे मान लो यहाँ चार है, यहाँ मान लो चार है, तो जरूरी थोड़ी है कि जो छह नंबर है वो सबसे नीचे ही है। छह नंबर यहाँ भी तो हो सकता है। तो चार और छह एक दूसरे के समीप भी हो सकते हैं, चार और छह एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। अगर दो तीन के विपरीत है, क्योंकि दो के समीप बेटा चार भी है, दो के समीप छह भी है, दो के समीप चार भी है, दो के समीप छह भी है। फोर इज एडजेसेंट टू एंड सिक्स, फोर इज एडजेसेंट टू टू, ये बात 100% ट्रू है कि फोर इज एडजेसेंट टू टू। चार बेटा दो के समीप है, ये बात 100% ट्रू है। लेकिन चार छह के समीप है कि नहीं है, ये डाउटफुल है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये आधा वाक्य डेफिनेट है, आधा वाक्य पॉसिबिलिटी में चला गया। वन इज एडजेसेंट टू टू एंड थ्री, बेटा हाँ, एक जो है वो दो के भी समीप है और तीन के भी। अगर दो और तीन एक दूसरे के विपरीत है, अगर दो और तीन एक दूसरे के विपरीत है, तो बेटा एक को कहीं भी रखो, बीच की चारों सतह में से एक को कहीं भी रखो, वो हमेशा दो के भी नजदीक आएगा, वो हमेशा तीन के भी नजदीक आएगा। एक को तुम कहीं भी रख लो, वो हमेशा दो और तीन के नजदीक आएगा, वो हमेशा दो और तीन के नजदीक आएगा, हमेशा, हमेशा आएगा।
हाँ जी। चलो, आपको समझ नहीं आया कुछ भी, चल बट बेटा, मैं एक जादू की पुड़िया देता हूँ आपको। अब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा अपनी आप आज की क्लास का। ठीक है, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले तो बताओ, द सम ऑफ नंबर्स ऑफ डॉट ऑन अपोजिट फेसेस इज 7। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये सारे के सारे जो पासा है वो मानक पासा है। दीज ऑल आर स्टैंडर्ड आइसेस। ये सभी के सभी मानक पासा है। ये सभी के सभी मानक पासा है। मानक पासा वो पासा होता है जिसमें 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3 होता है। ये सभी मानक पासा होते हैं। दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज। ये सभी के सभी मानक पासा है। बहुत बढ़िया। अब इन मानक पासाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? जैसे कि पहला ये क्वेश्चन पूछा गया, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस मानक पासा से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है तुमसे। इफ द डाइस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। ये कह रहे हैं कि इफ द डाइस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इफ द डाइस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। यदि पासा एक दो तीन, यदि पासा एक दो तीन के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है। यदि पासा एक दो तीन के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि पासा एक दो तीन के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम क्या है? हम कैसे चेक करेंगे कि बिंदुओं की संख्या सम कौन सी है? वो सम संख्या हम कैसे पता लगाएंगे? सर, ये सभी के सभी मानक पासा है। हर दो विपरीत सतहों का योग 7 है। तो 5 के पीछे 2 है, 6 के पीछे 1 है। बेटा, 5 के पीछे 2, 6 के पीछे 1, तो बचा क्या? 3 4। 5 2 6 1। 5 2 6 1, बचा क्या? 3 4। 5 के पीछे 2 है, 6 के पीछे 1 है, बचा क्या? 3 4। 4 में 3 और 4 में से सम संख्या 4 है। तो बेटा 4 नीचे 3 ऊपर। ऐसे पता चला हमें कि नीचे कौन सी सतह और ऊपर कौन सी सतह है। ऐसे पता चल गया हमें नीचे कौन सी सतह, ऊपर कौन सी सतह है। बेटा, ये जो दूसरा पासा है इसमें 3 के पीछे 4 है, 5 के पीछे 2 है। 3 4 5 2, 3 4 5 2, बचा क्या? 6 1। 6 1 में से सम संख्या क्या है? 6। तो 6 नीचे है, 1 ऊपर है। अच्छा, 2 5 और 6 1, अगर मैं 2 5 6 1 हटा दूं तो बचा क्या? 3 4। 3 4 में से सम संख्या क्या है? 4। तो 4 नीचे है, 3 ऊपर है। तो हमसे क्या पूछा गया है? यदि पासा एक दो तीन में नीचे की सतहों पर संख्या सम है तो ऊपर की सतहों का योग कितना होगा? है ना? तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या है? 3 और 1 4, 4 और 3 7। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 3 और 1 4, 4 और 3 7। 3 और 1 4, 4 और 3 7। बहुत बढ़िया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए है। बहुत बढ़िया, गजब, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। बेटा, ये सारे के सारे मानक पासा है। मानक पासा वो पासा होता है जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। अब इस कंडीशन को ध्यान से पढ़ो और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर दो। जल्दी से इस कंडीशन को ध्यान से पढ़ो। जल्दी से इस कंडीशन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। जल्दी से इस कंडीशन को ध्यान से पढ़ो, फटाफट। इस कंडीशन को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन बनाओ। हाँ जी, इस कंडीशन को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन बनाओ। पढ़ो फटाफट से।
हाँ जी। बेटा कंडीशन क्या है, यदि पासा 1 2 3 के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है। अगर 1 2 3 के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है, इसका मतलब 5 2 6 1 बचा 3 4, 3 4 में 4 नीचे 3 ऊपर, 3 4 5 2 बचा 6 1, 6 नीचे 1 ऊपर, 2 5 6 1 बचा 3 4, 4 नीचे 3 ऊपर। चलिए, यदि पासा 1 2 3 में नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है और पासा 4 5 6 के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या विषम है, विषम है ना, विषम है। 4 5 6, 4 5 6 पे ऊपर की संख्या विषम है। 5 2 3 4 बचा क्या, 6 1, 6 1 में ऊपर क्या है, 1, 6 1 5 2, 6 1 5 2 बचा क्या, 3 4, 3 4 में ऊपर विषम 3 है। 4 3 2 5 बचा 6 1, 6 1 में ऊपर विषम है। तो इन दोनों समूहों के पासों की ऊपरी सतहों पर कुल बिंदुओं का अंतर क्या है। बेटा यहाँ पर कुल बिंदु कितने हैं, 7। यहाँ पर कुल बिंदु कितने हैं, 5। और 7 और 5 का अंदर क्या है, 7 और 5 का अंदर 2 है। 7 और 5 का अंतर क्या है, 7 और 5 का अंतर 2 है। 7 और 5 का अंतर कितना है, 2 है, 2। चलिए, कंडीशन पढ़ो बेटा। पेपर इंग्लिश में भी आता है, पेपर हिंदी में भी आता है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में चूज करोगे तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। आप पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करोगे तो सारे क्वेश्चन हिंदी में आएंगे। लेकिन पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन को आप बाद में इंग्लिश में भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज चूज करिए फिर सारे क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में आएंगे। आप चाहो तो बीच में भी एग्जाम हॉल में, बीच में भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। यदि विषम संख्या वाले पासों में, यदि विषम संख्या वाले पासों में इफ ऑड नंबर्ड डाइस, ये बताओ ऑड नंबर डाइस कौन कौन से हैं। ऑड नंबर्ड डाइस कौन कौन से हैं, ऑड नंबर डाइस। ऑड नंबर डाइस है बेटा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ये हमारे ऑड नंबर्ड डाइस हैं। ये हमारे ऑड नंबर डाइस हैं। ये हमारे ऑड नंबर डाइस हैं, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। इफ ऑड नंबर डाइस, ये ऐसे ठीक नहीं हुआ यहाँ का, पता नहीं क्या, देखना गर्मी नहीं लग रही। इफ द ऑड नंबर डाइस, यदि पहला तीसरा और पांचवा हैव ऑड नंबर, हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। देखो ऑड नंबर डाइस के बॉटम फेसेस पे ऑड नंबर डॉट्स हैं। इसका मतलब 5 2 6 1 बचा 3 4, 3 4 में ऑड क्या है, 3 है ना। 2 के पीछे 5 है, 6 के पीछे 1 है, बचा 3 4, 3 4 में ऑड क्या है, 3 है ना। 6 के पीछे 1, 5 के पीछे 2 बचा 3 4, 3 4 में ऑड क्या है, 3। तब बिंदुओं की संख्या विषम हो तब इन पासों के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग क्या है। बेटा ऊपरी सतह क्या होगी, नीचे 3 ऊपर 4, नीचे 3 ऊपर 4, नीचे 3 ऊपर 4, तो 4 और 4 8 और 4 12। ऊपरी सतहों पर बिंदुओं का योग कितना होगा, 12 होगा। ऊपरी सतहों पर बिंदुओं का योग कितना होगा, 12 होगा। हम्म। अच्छा, इससे नहीं होगी। ऑड नंबर का मतलब बेटा फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ डाइस। इवन नंबर डाइस का मतलब 2 4 और 6। इवन नंबर डाइस का मतलब है 2 4 6। ऑड नंबर डाइस का मतलब पहला पासा, तीसरा पासा और पांचवा पासा। ये है ऑड नंबर और इवन नंबर। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। यदि सम संख्या वाले पासे के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम हो, इफ इवन नंबर डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। बेटा इवन नंबर डाइस के टॉप फेसेस पे, इवन नंबर डाइस के टॉप फेसेस पे इवन नंबर ऑफ डॉट्स है। समझ रहे हो, 3 के पीछे 4 4, 3 के पीछे 4 4 के पीछे 3, 5 के पीछे 2, 2 के पीछे 5। तो इवन नंबर क्या बचा, ऊपर बचा 4। 5 2 3 4 बचा 6 1, 6 1 में इवन क्या है, 6। 4 के पीछे 3, 2 के पीछे 5, 4 3 2 5 बचा 6 1, 6 1 में इवन क्या है, ये। अच्छा, 3 4 5 2, 3 के पीछे 4, 5 के पीछे 2 बचा 6 1, 6 1 में इवन क्या है, 6।
तो इन पासों के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं का योग कितना होगा? ऊपरी सतहों पर बिंदुओं का योग कितना होगा? 6 और 6 12 और 6 18। 6 और 6 12 और 6 18। 6 और 6 12 और 6 18। ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। अब मैं, देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस खत्म हो गए, बस इतने ही थे। अब मैं आप लोगों को ना कुछ डिफरेंट स्पेशल क्वेश्चन करा रहा हूँ। टाइस के कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े से स्पेशल हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है। हाँ जी। अब हम थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन करेंगे, 5 स्टार लेवल के क्वेश्चन, जो ना इमेजिनेशन के बेसिस पे है। जो इमेजिनेशन के बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशंस। लेटेस्ट पीवाईक्यू अभी करा रहा हूँ भैया। पहले ये पीडीएफ के क्वेश्चन खत्म करा दूं, इसके बाद ही मैं वो सीट ओपन करूंगा पीवाईक्यू वाली। क्यों चिंता कर रहे हो? बिल्कुल लेटेस्ट सीट ओपन होगी पीवाईक्यू की, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट, तरोताजा, रिफ एकदम फ्रेश। हाँ, 2025 के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जिसमें। बनाओ बेटा, ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा फिगर सही है। यहाँ पर एक से ज्यादा फिगर सही है। ऑप्शंस है तुम्हारे लिए। ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है ओनली, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ओनली ए एंड बी। सेकंड ऑप्शन है ओनली ए एंड सी। थर्ड ऑप्शन है ओनली बी एंड डी। एंड फोर्थ ऑप्शन है ओनली सी एंड डी। ये चार ऑप्शन है तुम्हारे लिए। ये चार ऑप्शन है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो? ये चार ऑप्शन है तुम्हारे लिए। रोटेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। अभी मैं तुम्हें कराऊंगा ना बेटा, दिखाऊंगा तो मैं पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? और वो बहुत बेसिक सी चीज है। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से। ये रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ये रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। रोटेशन मेथड अप्लाई करना है इस क्वेश्चन पे, जो रोटेशन मेथड मैंने सिखाया था। जो रोटेशन मेथड सिखाया था, सर्कल क्रॉस। बेटा क्रॉस जो अपोजिट है, क्रॉस के अपोजिट क्या है? डॉट। डॉट के अपोजिट क्रॉस। सर्कल के अपोजिट, सर्कल के अपोजिट ये है। अच्छा, ये दोनों एक साथ रहेंगी। इसके अपोजिट क्या होगा? ये दोनों सरफेस एक साथ रहेंगी। पहले तो तुम अपोजिट सरफेस को ध्यान से देखो, क्या हमने अपोजिट सरफेसेस सही लिखी है? हाँ जी। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, क्रॉस डॉट के अपोजिट है, सर्कल इसके अपोजिट है, और ये दोनों सरफेस एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, और ये वाली सरफेस इस वाली सरफेस के अपोजिट है। अब हम यहाँ पर रोटेशन मेथड यूज करेंगे।
बेटा ये दोनों आधी आधी सरफेस है, आधी आधी मिलके पूरी एक सरफेस बन जाएगी। ये दोनों आधी आधी सरफेस है, इन दोनों आधी आधी को जोड़कर पूरी एक सरफेस बना देंगे हम, पूरी एक सरफेस बना देंगे। बेटा हमारी जो लेटेस्ट बुक आएगी वो आएगी जुलाई में, है ना। अभी महीना है मार्च, तो अभी आप वही 2023 एडिशन वाली बुक परचेज कर सकते हैं, वाइट कवर पेज। ये 2025-26 एडिशन जो आएगी वो आएगी जुलाई में। अभी अप्रैल मई जून पूरे पूरे 3 महीने हैं आपके पास, 3 महीने के बाद आएगी ये किताब। क्योंकि जब अच्छी चीज आती है ना, कुछ बेस्ट क्वालिटी, एक्चुअली हमारी किताब की खास बात होती है जीरो एरर, जीरो एरर। तो प्रूफ रीडिंग इतने मल्टीपल लेवल पर होती है जिसकी कोई हद नहीं। अभी भी जो 2023 एडिशन वाली बुक है वो भी जीरो एरर बुक है, कोई एरर नहीं है। सारी थ्योरी है, सारी ट्रिक्स हैं, प्लस एक्सरसाइज है। चलिए साहब, तो अब हम रोटेशन मेथड यूज करते हैं, सर्कल क्रॉस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। सर सर्कल क्रॉस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना जरा, सर्कल क्रॉस से क्लॉकवाइज एरो और ट्राइंगल है। सर सर्कल क्रॉस से क्लॉकवाइज एरो और ट्राइंगल है, पहली फिगर बिल्कुल सही है, रोटेशन एकदम मैच हुई है। सर डॉट सर्कल से क्लॉकवाइज देखना जरा, सर डॉट सर्कल से क्लॉकवाइज एरो और ट्राइंगल है। सर डॉट सर्कल से क्लॉकवाइज एरो और ट्राइंगल है, बिल्कुल रोटेशन हमारी मैच हुई है। अच्छा डॉट सर्कल से एंटी क्लॉक चलना जरा, सर डॉट सर्कल से जब मैं एंटी क्लॉक चलूंगा तो माइनस और स्क्वायर आना चाहिए। डॉट सर्कल से एंटी क्लॉक चलने पे ना माइनस और स्क्वायर आना चाहिए, तो ऑप्शन सी गलत है। अच्छा सर्कल क्रॉस से एंटी क्लॉक चलना, अगर मैं सर्कल क्रॉस से एंटी क्लॉक चलूंगा तो माइनस और स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस और स्क्वायर आना चाहिए। तो यानी कि दो फिगर मेरी एकदम परफेक्ट है, पहली और दूसरी, दो फिगर मेरी एकदम परफेक्ट है, पहली और दूसरी, है ना, पहली और दूसरी। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से ना इमेजिनेशन की बेसिस पर है, ये क्वेश्चंस क्या है, थोड़े से इमेजिनेशन की बेसिस पर है। बताइए। हाँ जी। एक से ज्यादा फिगर सही है हमारी, एक से ज्यादा फिगर सही है। ओनली बी एंड सी, ओनली बी, ओनली सी, या नन, कोई भी फिगर सही नहीं है। एक से ज्यादा फिगर सही है बेटा, एक से ज्यादा फिगर हमारी सही है ना। बेटा पोजीशन तो इनकी चेंज होती है ना, अगर यहाँ पर लिखा होता ना 1 2 3 4, ये वाली रोटेशन चेंज होती है, लेकिन जो अंदर की रोटेशन है वो तो सेम रहती है ना। भूल गए तो, हाँ, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ हो। सर जब मैं इन चारों फिगर को फोल्ड करूंगा तो ये दो अलग अलग जगह तो मेरे को दिखेगी नहीं, और सर ये पूरी भरी हुई सरफेस तो मुझे दिखेगी नहीं, है ना। सर तीनों ब्लैंक मुझे दिख सकते हैं, ये वाले तीनों ब्लैंक मुझे एक साथ दिख सकते हैं, तीनों ब्लैंक, और ये वाली सरफेस भी बनेगी, तो बी और सी में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी। तीनों ब्लैंक मुझे एक साथ दिख सकते हैं, ये तीनों ब्लैंक बेटा एक साथ है, ये तीनों ब्लैंक एक साथ है, ये तीनों ब्लैंक मुझे एक साथ दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये तीनों ब्लैंक मुझे एक साथ दिख जाएंगे, ये तीनों ब्लैंक मुझे एक साथ दिख जाएंगे, तीनों ब्लैंक मुझे एक साथ दिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, ये थोड़े से ना इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये जो लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन बेस्ड, ये तो रोटेशन मेथड से सॉल्व हुआ है। एग्जैक्टली ये किससे सॉल्व हुआ है, रोटेशन मेथड से, है ना, ये रोटेशन मेथड से सॉल्व हुआ है। ये थोड़ा सा, ये भी कॉमन सेंस हमने यूज करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। हाँ ये क्या है, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा, ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा। देखो ये फिगर मेरे सामने है, ये फिगर मेरे सामने है, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, ये यही फिगर है। और जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, पीछे से पूरा पेपर ब्लैंक है, तो ये पेपर आगे की तरफ फोल्ड नहीं होगा, पीछे की तरफ फोल्ड होगा। और जब ये फिगर पीछे की तरफ फोल्ड होगा तो देखो ये दोनों सरफेस फोल्ड होकर ना कुछ ऐसे दिखेंगी आपको एक साथ, ये दोनों फिगर फोल्ड होकर कुछ ऐसे दिखेंगी एक साथ। देखो, देखो कैसे दिखाई दे रही है आपको, दे रही है। ये दोनों की ना वाइट वाइट वाली सरफेस एक दूसरे के साथ टच कर रही है,
ये वाइट वाइट, यानी कि जब ये दोनों पीछे की तरफ फोल्ड होंगी तो ये दोनों टच करेंगी, ये दोनों ब्लैक नहीं होंगी, ये अलग अलग नहीं होंगी, दोनों वाइट वाइट टच करेंगी आपस में। और फिर से तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकते हैं, फिर से तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकते हैं। पहला ऑप्शन था ओनली फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन था ओनली फोर्थ, तीसरा ऑप्शन था ओनली सेकेंड, चौथा ऑप्शन था ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। तीनों, और देखो तीनों ब्लैंक भी एक साथ दिख जाएंगी आपको। देखो ये तीनों ब्लैंक एक साथ दिख रही हैं, यहाँ पर भी ब्लैंक है, ऊपर भी ब्लैंक है और साइड में भी ब्लैंक है। तो ये तीनों ब्लैंक सरफेस भी आपको एक साथ दिख जाएंगी, ये तीनों ब्लैंक सरफेस भी आपको। ये कंप्लीटली क्वेश्चन इमेजिनेशन की बेसिस पर है। ये कंप्लीटली, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। ये 7 स्टार क्वेश्चन है। अभी तक तो तुम 5 स्टार क्वेश्चन देख रहे थे, ये तुम्हारा 7 स्टार क्वेश्चन है, 7 स्टार। यहाँ पर एक अलग लेवल की रोटेशन लगेगी, अलग लेवल का रोटेशन लगेगा यहाँ पर। हाँ जी। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। और बेटा यहाँ पे एक अलग लेवल की रोटेशन है। बेटा जब ये वाला पार्ट ऊपर जब रोटेट होगा ना, जब ये वाला पार्ट जब ऊपर रोटेट होगा, तो पता है कैसा दिखेगा? ये रोटेट हो गया ऊपर, ये ऐसे पलट जाएगी, ये फिगर ऐसे घूम जाएगी, तो ये खाली वाला पार्ट इधर आ जाएगा और भरा हुआ ऐसे, लाइक दैट। ये वाला पार्ट रोटेट होके ऊपर ऐसे, और ये रोटेट होके ऊपर ऐसे चला जाएगा। मैं आपको सिर्फ चौथे ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। चौथे ऑप्शन में क्या दिक्कत है? आप सबको लग रहा है चारों ही फिगर सही है, लेकिन एक्चुअली चारों फिगर सही नहीं है, चौथी फिगर में गड़बड़ है। रोटेशन मेथड यूज करना चौथी फिगर में। 1 2 से जरा एंटी क्लॉक चलो बेटा, 1 2 से एंटी क्लॉक चलो, 1 2 से एंटी क्लॉक। अगर मैं 1 2 से एंटी क्लॉक चलता हूँ, अगर मैं 1 2 से एंटी क्लॉक चलता हूँ, तो बेटा पहले खाली वाली सरफेस आनी चाहिए, फिर भरी वाली। लेकिन यहाँ पे पहले भरी है फिर खाली। ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं 1 2 से एंटी क्लॉक चलता हूँ, तो पहले खाली वाली सरफेस आनी चाहिए, पहले खाली वाली आनी चाहिए, पहले खाली वाली आनी चाहिए, फिर भरी वाली आनी चाहिए। अगर ये वाली फिगर होती तो सही होती, बट ये वाली फिगर है तो गलत है। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसका आंसर है ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन इतना टिपिकल रोटेशन मेथड इमेजिनेशन हमारे एग्जाम में नहीं आएगी, चिंता मत करो। हाँ जी। बनाओ इस क्वेश्चन को। अब तुम्हें जब मैं PYQs दिखाऊंगा ना, तब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुम PYQs देखोगे ना, PYQs, एक्चुअली कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर जब आएगा जब तुम इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, तब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मौज आ गई सर। तब आप ये कहोगे, सर आपने तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पढ़ा दिया हमें, एग्जाम में तो कुछ भी नहीं आता, एग्जाम में तो 2 2 सेकंड के क्वेश्चन आते हैं।
आपने तो सर बहुत ज्यादा हाई लेवल पढ़ा दिया। हमारे एग्जाम में तो 2-2 3-3 4-4 सेकंड के क्वेश्चन आते हैं। 2-2 3-3 4-4 सेकंड। हाँ जी, बनाइए बेटा बनाइए फटाफट से, जल्दी से। सर, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मुझे एक बात बताओ, ये भी मेरी ब्लू सरफेस है ना? ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस भी ब्लू है, ये वाली भी ब्लू सरफेस है। अच्छा, ब्लू के नजदीक ये वाली येलो सरफेस है, और यहाँ पे ब्लू के नजदीक ये वाली ग्रीन सरफेस है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है, ये ब्लू के नजदीक ग्रीन है, ब्लू के नजदीक कौन सी सरफेस है? ग्रीन। तो ग्रीन सरफेस एग्जैक्टली यहाँ पर कहाँ गई? ग्रीन सरफेस यहाँ कहाँ गई? देखो, ब्लू के नजदीक अगर ग्रीन है तो ब्लू के नजदीक ग्रीन होना चाहिए, जबकि येलो आ गया, तो ऐसा कैसे हो गया? ग्रीन आखिर गई कहाँ? सर, ग्रीन ना ये वाली सरफेस होगी, ये छिप गई है पीछे। सर, ब्लू के नजदीक जो ग्रीन है ना, वो अगर यहाँ पे येलो है तो ग्रीन ना इस साइड चली गई है, इस साइड चली गई है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ग्रीन के नजदीक कौन सी सरफेस है? ग्रीन के नजदीक है वॉलेट। तो ये वाली जो सरफेस है हमारी, ये वॉलेट है। ये वाली जो सरफेस है ये हमारी वॉलेट सरफेस हो गई। बहुत बढ़िया, ये वाली हो गई वॉलेट। ग्रीन के नजदीक वॉलेट है, तो अगर ये वाली सरफेस ग्रीन है तो ये वाली सरफेस है वॉलेट, ग्रीन के नजदीक वॉलेट हो गई। अच्छा, अब हमारी एक ही सरफेस बची है, कौन सी सरफेस बची है? रेड। तो ये रेड सरफेस है। तो रेड सरफेस के जो एडजेसेंट है वो ऑरेंज और वॉयलेट है। रेड के नजदीक क्या क्या है? ऑरेंज और वॉयलेट। रेड के नजदीक क्या क्या है? ऑरेंज और वॉयलेट। ऑरेंज और वॉयलेट यानी कि बैगनी और नारंगी। बैगनी और नारंगी है जो रेड के नजदीक है, रेड के नजदीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। ब्लू के नजदीक ग्रीन है, ये ग्रीन सरफेस आखिर है कहाँ? सर, ब्लू के नजदीक है ग्रीन, ग्रीन यहाँ नहीं है तो ग्रीन इस साइड है। अच्छा, ग्रीन के नजदीक वॉलेट है, तो ग्रीन के नजदीक वॉलेट है। कलर कौन सा बचा? रेड। तो ये पक्का रेड का सरफेस है, ये वाली रेड है। तो रेड के नजदीक कौन कौन सी हो गई? वॉयलेट एंड ऑरेंज। वॉयलेट एंड ऑरेंज। बात खत्म। रेड के नजदीक हो गई वॉयलेट एंड ऑरेंज। अच्छा, एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए एक काम करते हैं कि डाइस चैप्टर मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है। डाइस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। दुनिया का हर क्वेश्चन हमने डाइस का बना लिया। एक काम करते हैं, जो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस है ना, पीवाईक्यूज की जो प्रैक्टिस है, डाइस के क्वेश्चन की लेटेस्ट पीवाईक्यूज, बिल्कुल लेटेस्ट, ये हम कल करते हैं अच्छे से। क्योंकि आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस कराऊंगा। तो लेटेस्ट पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हम कल करते हैं, ठीक है? तो कल हम डाइस के सारे पीवाईक्यूज लगाएंगे, पिछले 5-10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। जब आप इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे तब आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मॉक टेस्ट बेटा करियर विल पर ही मिलेगा आपको डाइस का।